हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः एक बार अपने एजुकेशन चैनल जिसका नाम है एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर है। टॉपिक है हमारा मौर्योत्तर काल। जैसा कि हमने अपनी हिस्ट्री की प्रीवियस वीडियो में अभी तक हमने जो कवर किया था वो मौर्य वंश तक कवर कर लिया था, और मौर्य वंश के बाद जो हमारा काल आया वो है मौर्योत्तर काल, जिसमें मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि जो हमारे मौर्योत्तर काल जब स्टार्ट हुआ तो उसमें हमारे दो उत्तराधिकारी निकलकर सामने आए, जिसमें एक विदेशी उत्तराधिकारी थे और एक देशी उत्तराधिकारी थे। जो विदेशी उत्तराधिकारी थे वो सब बाहर के उत्तराधिकारी थे, सभी शासक उसमें बाहर के हैं। उन्होंने आकर पश्चिमी जो भारत का पश्चिमी वाला हिस्सा था, अफगानिस्तान वाला या तक्षशिला वाला, वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। और जो देशी उत्तराधिकारी थे वो जो यहाँ के ही निकली राजवंश जो यहाँ के ही थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर अपनी सत्ता स्थापित करी। तो आज हम इस वीडियो में देशी उत्तराधिकारियों के बारे में देखेंगे और उनके बारे में जो वंश आए हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम को देखते हुए उन्हीं सभी को कवर करते हैं। चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि देशी उत्तराधिकारी के अंदर कौन कौन से वंश ने मौर्योत्तर काल में शासन किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि देशी उत्तराधिकारी में मैंने आपको एक बार और रिकॉल करा देता हूं कि हमारे तीन वंश सामने आए थे, शुंग वंश, कर्णम वंश और आंध्र सातवाहन वंश। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वंश तो देशी उत्तराधिकारी में आएगा वो है शुंग वंश। उन्होंने अपना जो शासन किया वो टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो 184 बीसी से लेकर 75 बीसी के बीच में इन्होंने शासन किया। देशी उत्तराधिकारी में सबसे पहला शासन था। अब इस वंश के संस्थापक कौन थे, वो पुष्यमित्र शुंग थे। मैंने आपको पहले बताया है अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद, उसकी जो हत्या करी थी उसके एक दरबारी मंत्री या सचिव कह लो, वो थे पुष्यमित्र शुंग। ये मौर्य वंश में दरबारी थे, उनके सचिव थे बृहदत्त के पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने बृहदत्त की हत्या करी और एक नए वंश की शुरुआत करी, शुंग वंश। अब ये जो पुष्यमित्र जो शुंग थे, जो पुष्यमित्र शुंग हैं, ये क्या थे कि ये मौर्य वंश के बाद आपको पता है कि मौर्य वंश के अंतिम चरण जब चल रहा था तो समाज में बौद्ध धर्म का ज़्यादा बोलबाला हो चुका था। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी या जितने भी नियम थे वो लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन ये क्या, इनका क्या उद्देश्य था, ये दोबारा से ब्राह्मणवाद को लाना चाहते थे। जो इनका मानना ये था कि जो वैदिक सभ्यता में जो चरम सीमा पर था, जो ब्राह्मणों का जो ओहदा था या ब्राह्मणवाद जो चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जो वर्चस्व पर था, वो बौद्ध धर्म के आने पर कहीं समाप्त हो गया। वो उसे दोबारा पुनः ब्राह्मण वंश को स्थापित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने देशी उत्तराधिकारी शुंग वंश की स्थापना करी थी। इन्होंने अपनी राजधानी, पुष्यमित्र शुंग ने जो राजधानी स्थापित करी वो विदिशा नामक स्थान पर जो मध्य प्रदेश में पड़ती है वहाँ पर स्थापित करी थी। लेकिन जो मौर्य वंश में मगध साम्राज्य की जो राजधानी चल रही थी पाटलिपुत्र, उसे भी इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी के रूप में चयनित रखा। वो उस राजधानी का काम क्या था, वहाँ से ये क्या करते थे, अपने पूरे साम्राज्य का नियंत्रण करते थे। तो जो पहली राजधानी है वो विदिशा में इन्होंने स्थानांतरित कर ली थी, लेकिन अपनी दूसरी राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र को ही रखा था, जहाँ से ये अपना साम्राज्य जो राज्य का नियंत्रण है, जो कंट्रोल करते हैं राज्य को, वो करते थे। देखिए उद्देश्य इनका यही था कि ये पुनः ब्राह्मण वंश लाना चाहते थे, ब्राह्मणवाद जो चरम सीमा पर पहुंचाना चाहते थे। वैदिक सभ्यता में जो ब्राह्मणवाद था वो अपनी चरम सीमा पर था और इसे ये पुनः समाज के अंदर लौटाना चाहते थे। इनका परम उद्देश्य यही था। अब इस वंश की जानकारी जो इतिहास में मिलती है वो कहाँ से मिलती है, एक तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है हमारी दिव्य ज्ञान, वहाँ से इस वंश की हमें जानकारी मिलती है, और एक है हमारा रिकॉर्ड अभिलेख, अयोध्या अभिलेख। इन दोनों से इस वंश की जानकारी मिलती है। पता चलता है
कि देशी उत्तराधिकारी में मौर्योत्तर काल में शुंग वंश भी हुआ करता था। इससे इन दोनों चीज़ों से, जो दिव्य ध्यान पुस्तक है और अयोध्या अभिलेख है, इन दोनों से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। आगे चलिए देखते हैं। इस वंश के जो पुरोहित थे, जो ब्राह्मण थे, उनका नाम था पतंजलि। क्या नाम था दोस्तों? पतंजलि। और उनकी एक रचना है महाभाष्य। क्या रचना? उन्होंने एक रचना करी थी पतंजलि ने, उसका नाम है महाभाष्य। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि पतंजलि द्वारा रचित रचना कौन सी है, तो वो है महाभाष्य। आगे देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये ब्राह्मणवाद लाना चाहते थे और इसीलिए ये बौद्ध धर्म से जो जुड़े हुए नियम थे और जो शिक्षाएं थी उसे समाप्त करना चाहते थे। उसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन्होंने ज़्यादातर बौद्ध स्तूपों का समाप्त करवाया। जो बौद्ध स्तूप होते हैं, जो उनके जो गुरु के मरने के बाद या जो उनके शिष्य होते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी, उनके मरने के बाद जो स्तूप बनाए जाते थे, उनको ज़्यादातर इसने समाप्त करवा दिया। लेकिन इसमें एक अपवाद है। उसमें अपवाद क्या है कि एक बरहूत स्तूप नाम का एक स्तूप है, उसने पुष्यमित्र शुंग ने इस स्तूप को बनवाया था। ये अपवाद है, लेकिन मोस्टली उसने स्तूपों को समाप्त करवाया था बौद्ध धर्म को समाज से खत्म करने के लिए। लेकिन बरहूत स्तूप को उसने स्वयं उसका निर्माण करवाया, इसलिए ये एक अपवाद के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं। पहला शासक था शुंग वंश का, ये पहला शासक था पुष्यमित्र शुंग, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला पहला देशी मौर्योत्तर काल में प्रथम शासक कौन था, तो वो था हमारा पुष्यमित्र शुंग। प्रथम स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति ग्रंथ की रचना भी इसी के शासनकाल में हुई है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। मनु स्मृति ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में हुई, तो वो है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। एक इनके जो पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र थे, उनका नाम था अग्निमित्र। उनका विवाह हुआ था यज्ञसेन की बहन मालविका। अब ये यज्ञसेन कौन है? विदर्भ के शासक थे, जिसे आज हम वर्तमान में विदर्भ को गुजरात के नाम से जानते हैं। तो उस समय जो विदर्भ के शासक थे वो थे यज्ञसेन। यज्ञसेन की बहन थी मालविका, तो मालविका से उनकी शादी हुई थी अग्निमित्र की। और वो करी क्यों थी? क्योंकि अग्निमित्र और यज्ञसेन के बीच में युद्ध हुआ था और यज्ञसेन जो हैं वो हारे थे अग्निमित्र से, और हार स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपनी बहन मालविका का विवाह अग्निमित्र से कर दिया। अब देखते हैं इस जो शुंग वंश चल रहा है हमारा, उसका अंतिम शासक कौन था। आपको इनके अंदर जितनी भी वंशावली हैं, 3-3, 4-4 वंशावली, 3-3, 4-4 या 5-5, 6-6 जो हमारे शासक आएंगे, उन्हें डीपली इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जितना भी जो क्वेश्चन बनते हैं, जिन पॉइंट्स को बनते हैं, मैं वीडियो हमेशा उन्हीं पॉइंट्स को कवर करके बनाता हूँ जिनसे रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जितना जो ज़रूरत है एग्ज़ाम को देखते हुए वो भी आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सेलेक्टेड चीज़ों को देखिए जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इस वंश का जो शुंग वंश है, इसका अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति के शासनकाल में एक राज्य अधिकारी था वासुदेव। वासुदेव ने देवभूति की हत्या की और अपने आप को वहाँ का शासक घोषित करके कर्णव वंश की स्थापना करी। तो दोस्तों, ये शुंग वंश के जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम को देखते हुए जितने भी पॉइंट कवर थे, जितने पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे पॉइंट मैंने कवर करे। देखिए, सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर मिल जाएंगे कि शुंग वंश की जानकारी किस बौद्ध धर्म की पुस्तक से मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए दिव्य ध्यान। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो मनु स्मृति ग्रंथ है। और उसकी रचना किसके शासनकाल में हुई है, तो शुंग वंश में हुई है और पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई है। शुंग वंश में जो मौर्योत्तर काल में जो राजधानी थी वो कहाँ स्थानांतरित हो गई, तो मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान पर स्थानांतरित हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं। कर्णव वंश की स्थापना किसने करी? जो राज्य मंत्री था, जो राज्य अधिकारी था वासुदेव का, जो अंतिम शासक था शुंग वंश का देवभूति, उसकी हत्या करने के बाद अपने आप को शासक
घोषित करके कर्णव वंश की स्थापना करी। तो हमारा संस्थापक जो है वो वासुदेव कर्णव है। कर्णव वंश से ज़्यादातर मोस्टली कोई क्वेश्चन इतना एग्जाम के अंदर आता नहीं है। आपको इसके संस्थापक याद होने चाहिए, टाइम पीरियड याद होना चाहिए कि हमारा 75 BC से लेकर 30 BC के बीच में कर्णव वंश रहा है और इसके संस्थापक जो रहे हैं वासुदेव कर्णव रहे हैं। इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो सुशर्मन या सुशर्मा भी उन्हें बोलते थे। इनकी हत्या जो करी थी वो एक अन्य दरबारी जो राज्य मंत्री था वहाँ पे सिमुक, उसने करी थी। और सिमुक ने जब सुशर्मा की हत्या करी तो एक नया वंश स्थापित करा देशी उत्तराधिकारी में या मौर्य काल में, उसका नाम था आंध्र सातवाहन वंश। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देशी उत्तराधिकारी में, इसके ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके 3-4 राजा जो शासक हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। और क्या पॉइंट्स बनते हैं, ज़्यादातर या तो शुंग वंश में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या आंध्र सातवाहन में से आते हैं। कर्णव वंश में से सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि संस्थापक कौन थे, वासुदेव कर्णव थे, और अंतिम जो शासक था उसकी हत्या किसने करी और हत्या करने के बाद कौन सा वंश स्थापित करा। तो हमारा जो नेक्स्ट आता है, जब सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना करी, जिसका समय जो है वो 30 BC से लेकर 250 AD तक ये हमारा जो वंश है इसने अपना शासन चलाया। संस्थापक मैं आपको बता ही चुका हूँ, सिमुक। अब इसके जो एग्ज़ाम में जो पॉइंट्स सबसे ज़्यादा कवर होते हैं वो पॉइंट्स देखिए कि एक तो सबसे पहले ये आता है कि ये जितने भी देशी उत्तराधिकारी में जितने वंश आएंगे, शुंग वंश हो, कर्ण वंश हो या ये आंध्र सातवाहन वंश हो, ये ऐसा वंश है जिसने सबसे अधिक वर्ष तक, जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया है मौर्योत्तर काल में। तो सबसे अधिक वर्ष तक शासन करने वाला वंश कौन था देशी उत्तराधिकारियों में, तो वो था आंध्र सातवाहन वंश। दूसरा, ये इकलौता देशी उत्तराधिकारी के मौर्योत्तर काल में इकलौता ऐसा वंश था जिसकी स्थापना, तो जो संस्थापक थे उन्होंने स्थापना तो इसकी उत्तर में करी थी, लेकिन इन्होंने जो शासन किया है वो भारत के दक्षिण में किया है। स्थापना हुई इनकी उत्तर में, शासन किया इन्होंने दक्षिण में। और शासन भी दक्षिण में कहाँ किया, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और स्पेशली आंध्र प्रदेश में। इसी के ऊपर इनका नाम पड़ा है आंध्र सातवाहन वंश। इन्होंने स्थापना उत्तर में करी थी लेकिन शासन करा था दक्षिण में जाकर, इसलिए इस वाले वंश को बोला जाता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य सेतु बनाने का काम किस वंश ने किया है, तो वो है हमारा आंध्र सातवाहन वंश। क्योंकि उत्तर भारत में तो इनकी स्थापना हुई थी लेकिन शासन करा इन्होंने दक्षिण में, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो मध्य एक ब्रिज बनाया, एक चैनल बनाया, वो इन्होंने ही बनाया था। अब इस वंश ने जो हमारी राजधानी ऊपर विदिशा और पाटलिपुत्र चल रही थी, अब इन्होंने कहाँ पर अपनी राजधानी स्थानांतरित करी, तो इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी पैटर्न। और जगह कहाँ पड़ती है, ये महाराष्ट्र में पड़ती थी, वहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। इस वंश की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी और लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ज़्यादातर जो भारत के अंदर लिपि का प्रयोग होता था उस समय पर वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आंध्र सातवाहन से रिलेटेड हैं। अभी मैं इसको रफ करूँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस वाले वंश के जो इम्पोर्टेंट जो शासक हैं जो एग्ज़ाम को देखते हुए उनके क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए आइए देखते हैं अपना जो मैंने आपको अभी तक बताया, जो हमारा आंध्र सातवाहन वंश था वो हमारा सबसे लंबे समय तक देशी उत्तराधिकारियों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था। अब इसके कुछ जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिए कि इसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक सेतु बनाने का कार्य करा, उत्तर में ये स्थापित हुआ था और दक्षिण में इन्होंने क्या करा था, अपना शासन करा था। पैटर्न महाराष्ट्र में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। अब इस वंश के कुछ इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछ लिए जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए
सबसे पहला जो शासक मैं आपको बताऊंगा शिमुक, उन्होंने इस वंश की स्थापना करी थी, इसलिए पूछ लिया जाता है कि आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, तो वो शिमुक हैं। अगला, कृष्ण नाम का जो शासक थे वो गद्दी पर बैठे थे, और वो कौन थे, वो शिमुक के भाई थे। कौन थे, शिमुक के भाई थे। इनकी जो ये वाले शासक हैं कृष्ण, इसकी जानकारी हमें कौन देता है, वो एक अभिलेख है नासिक अभिलेख, उससे हमें इनकी जानकारी मिलती है। और इन्होंने एक कार्य किया था, इन्होंने नासिक में अपने उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर, जो दरबार में मंत्री होते थे उनके साथ मिलकर नासिक में एक गुफा बनवाई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नासिक देशी उत्तराधिकारी काल में नासिक के अंदर गुफा बनाने का कार्य किस शासक ने किया था, तो वो कृष्ण ने किया था, जो शिमुक के जो संस्थापक शिमुक हैं उनके भाई थे। चलिए तीसरे नंबर के देखते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। इनका नाम है सातकर्णी प्रथम। क्या नाम है, सातकर्णी प्रथम। और जो संस्थापक थे शिमुक, उनके ये पुत्र हैं, शिमुक के पुत्र हैं। अब देखिए इनसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले, दक्षिण को जीतने वाले शासक थे ये देशी उत्तराधिकारी में, या आंध्र सातवाहन जो वंश बताया है उसमें दक्षिण को जीतने वाले थे। और इन्हें एक उपाधि भी दी गई थी, जिसका किस उपाधि से इन्हें बोला गया था, वो बोला गया था दक्षिणाधिपति, मतलब कि दक्षिण को जीतने वाले शासक या राजा के रूप में सातकर्णी प्रथम को जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि आंध्र सातवाहन वंश के किस राजा को दक्षिणाधिपति की उपाधि दी गई, तो वो है सातकर्णी प्रथम। इनके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था वेदश्री, एक पुत्र का नाम था शक्तिश्री। लेकिन और इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के चलवाए थे, जो चांदी के सिक्कों को बोला क्या जाता था, कापार्षण बोला जाता था। क्या बोला जाता था, कापार्षण। इन्होंने अपनी राजधानी, जो आंध्र सातवाहन वंश में स्टार्टिंग में शिमुक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी थी, पैटर्न में करी थी, जो महाराष्ट्र में था। लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी, वो करी अमरावती, जो आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है। वहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी, अपने राज्य की जो अपना शासन था, वंश था, उसकी राजधानी अमरावती में स्थानांतरित कर ली। तो क्वेश्चन आ जाता है कि अमरावती में राजधानी स्थानांतरित करने वाला आंध्र सातवाहन वंश का कौन सा राजा है या कौन सा शासक है, तो वो है सातकर्णी प्रथम। अगला देखिए, इनका विवाह जो हुआ था वो अमीय वंश, एक वंश था अमीय, उसकी जो राजकुमारी थी उससे हुआ था, उसका नाम था नागनिका। क्या नाम था, नागनिका से इनका विवाह हुआ था। और नागनिका ही पहली महिला शासक बनी है आंध्र सातवाहन में। आंध्र सातवाहन वंश की पहली महिला शासक हैं जिन्होंने शासन किया था। वो शासन किया क्यों, क्योंकि जो सातकर्णी प्रथम के पुत्र थे वेदश्री और शक्तिश्री, जब सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो ये दोनों बहुत छोटे होने के कारण इनकी जो माँ थी नागनिका, उन्होंने ही शासन सत्ता को अपने हाथ में लिया और प्रथम महिला शासक बनी आंध्र सातवाहन वंश की, जिसने शासन किया। तो इनसे जो सातकर्णी प्रथम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी में, एक तो दक्षिणापति के ऊपर पूछ लेते हैं, एक अमरावती के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, चांदी के सिक्के चलवाने वाला आंध्र सातवाहन वंश का कौन सा राजा था, तो सातकर्णी प्रथम था। और एक नागनिका के ऊपर आ जाता है कि आंध्र सात वंश की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो वो नागनिका थी, जिन्होंने शादी करी थी, जो विवाह किया था वो सातकर्णी प्रथम से किया था। आगे चलते हैं, चौथे नंबर के आते हैं महाकवि हॉल। जो शासक हैं उनका नाम है महाकवि कौल। इन पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है। इन्होंने एक प्राकृतिक भाषा में, मैंने आपको बता ही दिया कि जो आंध्र सातवाहन वंश में जो भाषा यूज होती थी वो प्राकृतिक यूज होती थी, और जो लिपि यूज होती थी वो ब्राह्मणी यूज होती थी। तो इन्होंने प्राकृतिक भाषा में एक रचना करी है गाथा सप्तमी। इससे बार बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया गया है कि गाथा सप्तमी नामक रचना किस शासक ने करी है, तो उसका नाम है आंध्र महाकवि हॉल, और वो किस वंश के हैं, आंध्र सातवाहन वंश के हैं। अगला देखते हैं,
गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। अब ये पहले शासक थे आंध्र सातवाहन वंश से जिन्होंने अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लिखना शुरू करवाया। तो इनकी माता का नाम क्या था फिर? गौतमी, और इसलिए इनका नाम पूरा पड़ा गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो नाम से पहले माता का नाम लिखने की प्रथा जो चलाई थी आंध्र सातवाहन वंश में, वो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चलाई थी। एक इन्होंने जो इनके पैडलर में मैंने आपको अपनी वीडियोस में प्रीवियस वीडियो चली थी उनमें मैंने आपको इतिहास की टेबल बताई थी। उसमें बताया था जब मौर्योत्तर काल चल रहा था तो पैडलर में जो दक्षिण में एक काल चल रहा था संगम काल। तो संगम काल में मैंने आपको 3 छोटे छोटे जो राज्य थे, जो शासक थे वो बताए थे। एक बताए थे चोल, एक बताए थे चेर और एक बताए थे पांड्य। तो तीनों राजाओं को, जो संगम काल के शासक थे, जो तीनों राजाओं थे, जो राजवंश थे, उनको हराने वाला जो शासक था आंध्र सातवाहन वंश में, वो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि संगम काल के शासकों को किस शासक ने या किस वंश के शासक ने हराया? तो आंध्र सातवाहन वंश के शासक ने हराया था। और वो शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी था। जो नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख जो है वो इन्हीं के ऊपर है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के ऊपर। इसी नासिक अभिलेख में इन्हें एक उपाधि भी से संबोधित किया गया है। क्या बोला गया है? या तो बोला गया है एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण। इस नाम की उपाधि गौतमी पुत्र सातकर्णी को दी गई है। और इसकी जानकारी हमें कौन देता है? तो नासिक अभिलेख देता है, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के ऊपर जुड़ा हुआ है या रिलेटेड है उनसे। एक चीज़ और है कि जो दक्षिण में जब इन्होंने शासन किया और इस धर्म का या इस वंश का जो देशी उत्तराधिकारी वंश हैं सारे, वो हमारे ब्राह्मणवाद को ही लाना चाहते थे। ब्राह्मण वंश भी इन्हें बोल सकते हैं, सभी वंशों को। तो इनका एक ही उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ हम शासन करते हैं वहाँ पर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हो, ब्राह्मण काल दोबारा से लौट कर आए। तो जो इनका शासन दक्षिण में चल रहा था गौतमी पुत्र सातकर्णी का, उनके शासन काल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान काल, पूर्व उत्थान काल दोबारा से स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब यह है कि दक्षिण में जब ये शासन कर रहे थे तो दक्षिण में वैदिक सभ्यता, जो वैदिक धर्म था, वो दोबारा से लौटना स्टार्ट हो गया था। आगे जो अगले हमारे इसके जो शासक आते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद, वो आते हैं हमारे पुलभावी। कौन आते हैं? पुलभावी। और ये कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी के पुत्र थे। इनको एक उपाधि दी गई है आंध्रपति। आंध्रपति की उपाधि दी गई है इसलिए क्योंकि संपूर्ण आंध्र प्रदेश को जीतने वाला शासक कौन था? वो था पुलभावी। ऐसे ही दक्षिणापति किसे बोला गया है? सातकर्णी प्रथम को, क्योंकि इन्होंने दक्षिण को जीता है। लेकिन आंध्रपति किसे बोला गया है? वो पुलभावी को बोला गया क्योंकि इन्होंने संपूर्ण आंध्र प्रदेश को जीता है। तो उपाधि मत भूलिए दोस्तों, उपाधि के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि किसे दी गई है? तो वो गौतमी पुत्र सातकर्णी को दी गई है। इन्होंने चलाए थे, सातकर्णी प्रथम ने चांदी के सिक्के चलाए थे जिन्हें कापरषण के नाम से जाना गया था। पुलभावी ने जो सिक्के चलाए वो शीशे के सिक्के भी चला दिए थे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, जो शासक जो इम्पोर्टेंट आते हैं आंध्र सातवाहन वंश के। ऐसे तो वंशावली अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो वो चीज़ रह जाएगी जो एग्ज़ाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट है, और शायद वो चीज़ आप तक ना पहुंच पाए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एग्ज़ाम को देखते हुए। तो एग्ज़ाम के अंदर जो भी मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं सारे पॉइंट्स अपनी वीडियो के अंदर उन्हीं पॉइंट्सों को कवर करता हूँ जो पिछले एग्ज़ामों में आ चुके हैं या एग्ज़ामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ आंध्र सातवाहन वंश के जो इम्पोर्टेंट वंशावली के अंदर जो शासक आते हैं उनको मैंने कवर किया है। शुंग वंश मैंने कवर किया, कर्णम वंश मैंने आपको बता दिया और आंध्र सातवाहन वंश में मैंने आपको कवर कर दिया। इससे अलावा अगर कुछ छूट जाता है या कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं और मुझे पता चलता है कि वो एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप तक उन चीज़ों को या उन पॉइंट्सों को, चाहे मैं उन्हें क्वेश्चन आंसर के
में लूँ या एक नई वीडियो बना के दूँ, लेकिन मैं आप तक उन्हें ज़रूर पहुंचा दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। लेकिन जितनी वीडियो मैंने बनाई है उसे प्लीज़ ज़रूर देखिए और अपनी नोट्स तैयार कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं अनुज शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ।